हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें आप पढ़ रहे हैं क्लास 5 के इंग्लिश की वर्कबुक यानी वर्कबुक ऑफ पीटल्स। और आज इसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं 15 हेलन केलर। इससे पहले हमने आपको कम्प्लीटली इसके 14 चैप्टर करवाए हैं, उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये एक्सरसाइज अगर आपको पसंद आए, समझ में आया तो इस पर एक लाइक भी करना और एक कमेंट भी करना। तो शुरू करते हैं लेसन 15 हेलन केलर। देखिए ये एक ऐसी लड़की की कहानी है और रियल में है जो ना सुन सकती थी और ना देख सकती थी, केवल वह बोल पाती थी। लेकिन उसके बाद भी देखिए उसने क्या किया, अपने जीवन में हासिल किया, जिसकी वजह से उसका नाम इतिहास में दर्ज है। तो इससे हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है कि कैसे कैसे लोग हैं जिनके पास शरीर के सभी अंग नहीं भी हैं, तब भी वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। और हमारे पास तो मेरे सभी अंग हैं, लेकिन हम फिर पिछड़े क्यों हैं, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो इनसे प्रेरणा लेकर के और हम भी आगे अपनी मेहनत करना शुरू करेंगे। तो हेलन केलर एक लड़की का नाम है और उसी के नाम से ये लेसन है। देखिएगा, पढ़ाया हमने आपको ये पूरा चैप्टर, इसकी टेक्स्ट बुक भी कम्प्लीटली पढ़ाई है, वहाँ से आप इसका चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। तो वो टेक्स्ट बुक में आपको ढूंढने पर मिलेगा। और ये है इसकी वर्क बुक। तो यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज होगी। तो फर्स्ट हमसे पूछा जा रहा, व्हाट हैपन टू बेबी हेलन बंडे। बंडे एक दिन इस लड़की के साथ आखिर क्या हुआ। तो इसके साथ क्या हुआ, एक दिन इसको बुखार आ गया तेज़। और उसी बुखार में क्या होता, तेज़ बुखार अगर आ जाए और अच्छा ट्रीटमेंट अगर हमारा नहीं हो पाता है तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कोई परेशानी होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ ही वही हुआ, जब इसको बहुत तेज़ बुखार आ गया तो क्या हुआ, इसकी आँख और कान चले गए, यानी सुनाई देना बंद हो गया और दिखाई देना भी इसको बंद हो गया। पहले दिखता था लेकिन बाद में फिर ऐसा नहीं रहा जब वो ठीक हुई। तो वन डे बेबी हेलन फेल इल, एक दिन लड़की बीमार पड़ गई। व्हाट वाज रॉन्ग विद हर, उसके साथ आखिर क्या गलत हुआ, क्या उसके साथ बुरा व्यवहार हो गया। सी कुड नॉट सी एंड हियर, रॉन्ग क्या हुआ उसके साथ। रॉन्ग का मतलब होता मतलब कुछ ऐसा गलत क्या हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तो क्या था, वो देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी, ऐसा हुआ। हाउ डिड हेलन बिहेव ऑफन, प्राय उसका व्यवहार कैसा होता था। ऑफन मीन्स होता है प्राय, बिहेव मीन्स व्यवहार होता। आखिर वह जब वह ठीक तो हो गई, उसके आँख और कान चले गए, तो फिर उसका व्यवहार कैसा हो गया। हेलन वाज ऑफन एंग्री, लेकिन अब वह चिड़चिड़े स्वभाव की हो गई, ज़्यादातर लोगों से गुस्सा रहने लगती थी, चीज़ें खाती पीती नहीं थी, फेंक देती थी, कपड़े उसके गंदे रहते थे। इस प्रकार के स्वभाव की वह लड़की हो गई थी। हु वाज हेलेंस टीचर, हेलन के टीचर का नाम क्या था। तो हेलन के टीचर का नाम था सुलिवैन। सुलिवैन नाम की टीचर थी जिसने ही हेलन को आगे फिर पढ़ाया और चीज़ों को महसूस कराया और उसको शब्दों से उसका परिचय कराया। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू हेलन। अब देखो हेलन के अनुसार दुनिया की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती। तो हेलन ने खुद कहा ये, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू हेलन वाज वर्ड्स, जो शब्द हैं वे ही दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब आप इस पर थोड़ा विचार करेंगे तो आपको भी पता चलेगा, है तो शब्द ही कि जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। क्योंकि अगर आज आपसे का संबंध किसी से बिगड़ा है तो केवल शब्दों की वजह से बिगड़ा होगा। किसी से आपका संबंध बन रहा है, किसी से आपके मधुर संबंध हैं, तो वो केवल शब्दों की वजह से होंगे। शब्द आपने अच्छे कहे तो आपके अच्छे संबंध है, शब्द आपने किसी से बुरे कह दिए तो उससे हमेशा हमेशा के लिए आपके संबंध टूट गए होंगे। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, बाकी शब्द ही ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब आगे अगले क्वेश्चन हमसे कहा गया हु राइट हु सेड दीज स्टेटमेंट एंड टू हुम। ये नीचे दिए गए कुछ कथन है, आपको ये बताना किसने किससे कहे। तो ये सब उसके पेरेंट्स ने आपस में ही कहे, किसी और से नहीं कहे। देयर वाज नथिंग मोर वी कैन डू, अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा हुआ जो आगे हम इसके लिए कुछ कर पाएँ, यानी हम इसके ठीक कर पाएँ। अब हम हिम्मत हार गए, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। तो उसके पेरेंट्स ने स्वयं से ही कहा, द पेरेंट्स सेड themselves हमने लिखा, आप केवल पेरेंट भी लिख सकते हैं। द बेबी मे नॉट लाइव, अब बच्ची जिंदा नहीं बचेगी, ये भी पेरेंट ने ही कहा क्योंकि ज़्यादा तेज बुखार था। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, इसके साथ कुछ बड़ा गलत हुआ है, ये भी पेरेंट ने ही उसके कहा है। और यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स विद रेफरेंस टू स्टोरी। हेलन केलर के अनुसार ही है। तो इट वाज द ऑफ 1880, तो क्या था, समर था, यानी गर्मियों का दिन था जब हेलन पैदा हुई थी अलबामा में। वन डे द बेबी फेल इल, एक दिन लड़की बीमार पड़ गई। तो दो शब्द दिए गए आपको, एक उसमें फटाफट अंडरलाइन करते चले जाइएगा या भरते चले जाइएगा। द पेरेंट्स वर वेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर, उसके माँ बाप ने जो प्रयास अपनी तरफ से कर सकते थे वो किए। तो
टायर्ड मीन्स अलग चीज़ होती है, टायर्ड ज्वार भाटा होती है, लेकिन ट्राइड होता कोशिश करना, तो हमने डबल अंडरलाइन की तो ट्राइड ही इसमें भरा जाएगा। द चाइल्ड वाज टू सी एंड हेयर। अनेबल, एबल का मतलब होता आप ऐसा काम कर सकते हो, अनेबल का मतलब होता आप ऐसा काम नहीं कर सकते। अर्थात तो लड़की देखने और सुनने में अयोग्य थी, अनेबल थी, यानी ना देख सकती थी ना सुन सकती, तो हमने अंडरलाइन किया, यहाँ पर आपको अनेबल लिखना है। हेलेन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड या माइल्ड, वाइल्ड एक मतलब बहुत तेज़ी से वह लड़की बढ़ने लगी। और इसी प्रकार से इसमें और भी 2-3 हैं। द पेरेंट्स सून फाउंड ए फॉर हर, टीचर या डॉक्टर। अब शीघ्र ही उस लड़की के लिए उनके माता पिता को एक टीचर मिल गया, तो आप टीचर लिखेंगे। शी मेड विद स्पेशल हैंड साइन लेटर या वर्ड्स, तो उसने लेटर को पहले उसको सिखाया था, स्पेशल हैंड साइन से लेटर बनाने बताए। सी बिकेम द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री अर्न। अब आप देखिएगा, एक ऐसी पहली महिला, ये रियल में है कि वह एक ऐसी महिला थी जिसने सबसे पहले बैचलर की डिग्री प्राप्त की, यानी स्नातक की डिग्री सबसे पहले उसने प्राप्त की थी। और कब प्राप्त की थी? जो डीफ और ब्लाइंड पर्सन में था, मतलब नॉर्मल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, जो दिव्यांग पर्सन है होते हैं उनकी बात की जा रही। दिव्यांग पर्सन में ये लेडीज एक पहली ऐसी थी जिसने बीए किया था आर्ट्स से, उसकी डिग्री इसने हासिल की थी, जबकि डीफ और ब्लाइंड थी, अंधी और बहरी कह सकते हैं, सुनाई ना देना, दिखाई ना देना। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ जानकारी वाली चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी चाहिए। रीड अलाउड द पैराग्राफ गिवन बिलो, जो पैराग्राफ दिया गया आपको केवल पढ़ना है। नाउ ए डेज पीपल आर अवेयर ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। प्रीवियसली ए पर्सन विद डिसेबिलिटी वाज कॉल्ड विकलांग, बट नाउ ए डेज पर्सन विद डिसेबिलिटी आर कॉल्ड द दिव्यांग। अब यहाँ पर 2 नाम है, विकलांग और दिव्यांग। अब ये कह रहे आज के दिनों में क्या होता है, अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी यानी कोई अपंगता शरीर में आ जाती है तो हम उसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं आजकल। नाउ डेज मीन्स होता आजकल। इस पीपल आर अवेयर, अवेयर मीन्स इस चीज़ से जानकार हैं, उनको नॉलेज है कि अगर हमारे बच्चे में कोई डिसेबिलिटी आ गई तो हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं और ठीक भी हो सकता है। लेकिन आगे क्या कहा गया, प्रीवियसली ये पर्सन, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही किसी पर्सन जो डिसेबिलिटी कोई होती थी, कोई व्यक्ति के अंदर कोई अपंगता होती थी तो उसको विकलांग कहा जाता था, लेकिन अब उसको विकलांग ना कह करके अब क्या कहने लगे, दिव्यांग। ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो अभी हैं प्रेजेंट टाइम में, श्री नरेंद्र मोदी, तो उनका ये दिया हुआ शब्द है, उन्होंने ही कहा था विकलांग लोगों को हम विकलांग ना कह करके दिव्यांग शब्द से संबोधन करेंगे। हियर आर सम मोर वर्ड्स विच हैव बीन यूज फॉर दिव्यांग पर्सन। कुछ शब्द दिए गए जो दिव्यांग पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। यानी डीफ कौन होता है? डीफ उसे कहते हैं पर्सन विद हैविंग हियरिंग डिसेबिलिटी, जिसके अंदर सुनने की अपंगता होती है, यानी जो सुन नहीं सकते अच्छे से, वो डीफ कहे जाते हैं इंग्लिश में। डम किनको कहेंगे? ए पर्सन अनेबल टू स्पीक, जो बोलने में अक्षम हो, जो बोल से अच्छे से नहीं सकता है, उसको हम डम कहते हैं। ब्लाइंड किसे कहते हैं? जो अच्छे से देख नहीं सकता। ए पर्सन विजुअली इम्पेयर्ड, जो व्यक्ति दृष्टिबाधक यानी जिसकी आंखें सही नहीं है, उसको हम ब्लाइंड कह सकते हैं। और लेम का मतलब होता है लंगड़ा, अर्थात उसके शरीर का कोई पैर चलने उठने बैठने में कहीं दिक्कत होती होगी। ए पर्सन विद ए डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, ट्रबल इन वॉकिंग, यानी चलने फिरने में अगर कोई डिसेबिलिटी है तो लेम कहते हैं। ठीक, तो ये विकलांगता के दूसरे नाम भी हैं, यानी ये जो स्पेशली विकलांगता आपके अंदर दिव्यांगता होगी उसके लिए कहा जाता है। डीप आप सुन नहीं पा रहे हैं, डम आप बोल नहीं पा रहे हैं, ब्लाइंड आप देख नहीं पा रहे हैं, और लेम आपको चलने फिरने में तकलीफ़ है। और 5th क्वेश्चन ये है कि जो आपको ये एक सेंटेंस गिवन है, इसमें एक शब्द को उन्होंने सर्किल कर रखा है, तो सर्किल वाले शब्द का अपोजिट वर्ड लेकर के उस ज्यों का त्यों पूरा का पूरा सेंटेंस आपको खाली जगह में लिखना। तो एक उन्होंने किया, जैसे गौरव इज ए टाल हुआ है, तो टाल की जगह उन्होंने लिख दिया शॉर्ट। तो टाल का जो अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स या विलोम शब्द होगा वो शॉर्ट है। इसी प्रकार से द बॉक्स वाज ऑलमोस्ट फुल, फुल की फुल मीन्स है भरा हुआ, और इसकी जो अपोजिट वर्ड होगा वो जाएगा एम्प्टी। तो हमने लिखा हुआ है द बॉक्स वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी। प्रिया वाज वेरी हैप्पी, प्रिया बहुत खुश थी, तो हैप्पी की जगह आप लिख देंगे प्रिया बहुत दुखी थी, प्रिया वाज वेरी सैड। दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट के लिए लिख देंगे दिस क्वेश्चन इज वेरी ईजी। तो डिफ़िकल्ट का जो एंटोनिम्स शब्द होता है अपोजिट वर्ड वो होता है ईजी। जितेंद्र इज ए रिच, रिच का क्या हो जाए? रिच होता धनी, तो पुअर हो जाता है गरीब। जितेंद्र इज ए पुअर मैन।
इसी प्रकार से यहाँ से भी हमें कुछ पढ़ के, यहाँ भी देखो अपोजिट वर्ड दिए गए यहाँ लिखने हैं। जैसे एविल का अनएबल होता, सीन का अनसीन होता, हैप्पी का अनहैप्पी होता, लेस का अनलेस होता और फिट का अनफिट होता है। जैसे हिंदी में हम लोग आ लगा के, जैसे मरण आमरण, यस अपयस, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे आ लगाने से वह शब्द विलोम बन जाते हैं। इन द सेम वे इंग्लिश में भी अगर यू एन अन लगा देते हैं तो शब्द अपोजिट या एंटोनिम्स या विलोम बन जाते हैं। जैसे सीन मीन्स देखना, अनसीन मीन्स अनदेखा, सीन देखा हुआ, अनसीन मीन्स मतलब अनदेखा हुआ। एबल हम कर सकते हैं, अनएबल हम नहीं कर सकते। हैप्पी खुश है, अनहैप्पी दुखी है। लेस कमी है, अनलेस मतलब कमी नहीं है। फिट हम फिट फार है, अनफिट हम अनफिट हैं। अब देखो यहाँ पर भी हमें कुछ पढ़ने के लिए दिया है। ए लेटर ऑफ द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड और टू मेक ए न्यू वर्ड्स इज कॉल्ड द, देखो प्रीफिक्स किया होता है। किसी शब्द के पहले कुछ शब्दों के समूह को अगर हम पुटअप कर देते हैं तो ये प्रीफिक्स कहा जाता है। जैसे हमने देखो एबल के आगे अनेबल लगा तो ये अनेबल जो है ये प्रीफिक्स कहा जाएगा। तो एडिंग ए प्रीफिक्स कैन चेंज द वर्ड इनटू द अनदर वर्ड। इससे क्या होता है, अगर हम प्रीफिक्स किसी शब्द पे लगा देते हैं तो इसका मीनिंग भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है एबल का अनेबल, मैच का मिसमैच, टेक का मिस्टेक, गाइड का मिसगाइड कर देना, प्योर का इम्प्योर, प्योर मीन्स शुद्ध, इम्प्योर मीन्स अशुद्ध, गाइड मतलब हमें सही रास्ता दिखाना, मिसगाइड मतलब भटका देना। इसी प्रकार से टेक और मिस्टेक गलती करना, पॉसिबल का संभव, इम्पॉसिबल, परफेक्ट का इम्परफेक्ट। तो ये जो आपको रेड में दिए गए ये हमारे प्रीफिक्स शब्द हैं जो किसी शब्द के आगे लग करके उसका पूरा का पूरा मीनिंग चेंज कर देते हैं। इन द सेम वे और भी कुछ हमको शब्द दिए गए हैं। जैसे डिस लगा के बनेंगे तो ये डिसक्लोज, एबल में डिस लगा दिया डिसेबल, एबल अनेबल भी लग जाता है, डिस भी लग जाता है। लाइक में डिसलाइक लगा दिया। यहाँ मिस है, ये प्रीफिक्स है मिस, जैसे मिसबिहेव दुर्व्यवहार, टेक मिस्टेक, यूज मिसयूज मतलब गलत यूज, रिकॉल पुनः बुलाना, टर्न रिटर्न पुनः मुड़ जाना, मिक्स रीमिक्स पुनः मिला देना, प्रीटेस्ट टेस्ट प्रीटेस्ट, पेड प्रीपेड, व्यू प्रीव्यू मतलब व्यू होता है दिखावट, प्रीव्यू मीन्स होता है उसको फाइनल करने से पहले देख लेना। पेड मतलब होता पे कर देना, प्रीपेड मीन्स पहले किसी चीज़ के पैसे दे देना उसके बाद आपको चीज़ मिलेगी। जैसे हम लोग मोबाइल रिचार्ज कराते तो पहले पैसे देते हैं उसके बाद 1 महीना उसको चलाते थे, ये प्रीपेड कहा जाता है। और एक पोस्ट पेड भी होता है, यानी पहले आप किसी का मतलब काम ले लीजिएगा और बाद में उसके पैसे दीजिएगा, तो ये पोस्ट पेड होता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू गेट ए चांस टू हेल्प ए ब्लाइंड पर्सन, अगर कभी आपका चांस लगे किसी ब्लाइंड पर्सन की मदद करने का तो आप उसकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द हमने लिखे हैं। पोलाइटली आस्किंग इफ़ दे नीड हेल्प, आप उन्हें बहुत विनम्रता से पूछें क्या आपको कोई मदद चाहिए। डिस्क्राइब द सराउंडिंग्स, अगर जैसे आप उनको कहीं लेके जा रहे हैं तो आप ऐसे नहीं चुपचाप जा रहे हैं, उनको आप अपने चारों तरफ जो इन्वायरमेंट में चीज़ें दिख रही हैं उसका भी आभास कराते जाइए, अर्थात उनको बताते जाइएगा। गाइड देम, कभी गाइड करने की जरूरत पड़े तो उनको गाइड भी करिएगा। डू नॉट ग्रैब, इसका मतलब होता है जैसे उनके शरीर के किसी अंग को छूना, हाथ पकड़ना, कंधे पे हाथ रखना, ये आप तभी करें जब उनकी परमिशन आपको मिले, यानी वो कहें कि आप हमारा हाथ पकड़ सकते हैं, हाथ पकड़ के हमें क्रॉस करा दीजिएगा या हाथ पकड़ के लिए चलिएगा तभी। बी डेस्क्रिप्टिव, अर्थात बी डेस्क्रिप्टिव मतलब ये होता है कि आप उनको चीज़ें छू के अनुभव करवाएं, कोई चीज़ कैसी है उसके बारे में बताने से अच्छा होगा अगर वो उनको हाथ में दी जा सकती है तो इसका भी उनको आप एक्सपीरियंस करा सकते हैं। रेस्पेक्ट देयर इंडिपेंडेंस, और उनकी स्वतंत्रता का भी आप थोड़ा सम्मान करें। और यूज़ क्लियर लैंग्वेज, और जब भी आप उनसे बात करें तो एक स्पष्ट भाषा में आप उनसे बात करें। बी पेशेंस, और उनके प्रति थोड़ा धैर्य भी रखें, ठीक, क्योंकि वो जो ये ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं किसी काम को बहुत एक्टिव तो जल्दी नहीं कर सकते, तो आप उनके साथ हड़बड़ाइएगा नहीं, थोड़ा आप धैर्य रखिएगा क्योंकि वो काम धीरे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 2 शब्द दिए गए, एक बायोग्राफी क्या होता है और एक ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। यहाँ थोड़ा इन दोनों शब्दों में फ़र्क है। बायोग्राफी मीन्स होता है जैसे आपके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति पूरी डिटेल लिखे, आपके जीवन परिचय को कोई थर्ड पर्सन लिखे तो बायोग्राफी होता है। और ऑटोबायोग्राफी मीन्स ये होता है कि आप ही अपने जीवन परिचय को कम्प्लीटली लिखें तो ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। ए बायोग्राफी इज़ द बुक अबाउट समवन, किसी व्यक्ति के बारे में एक बुक, समवन्स लाइफ, किसी व्यक्ति के जीवन बारे में लिखी गई किताब, लेकिन लिखी किसी अन्य के द्वारा गई हो, आपने ना लिखी हो तो वो बायोग्राफी कही जाएगी।
वट ऑटोग्राफी बायोग्राफी क्या होती है? एन ऑटोबायोग्राफी इज़ द बुक ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ या हर सेल्फ, किसी महिला या पुरुष के द्वारा अपने जीवन के बारे में पूरी एक बुक लिखी गई हो तो वो ऑटोबायोग्राफी कही जाती है। रीड केयरफुली द लेट्स नो मोर सेक्शन द लेसन हेलन केलर एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। हेलन केलर के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। हेलन केलर वाज द फर्स्ट डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन हु अर्न ए बैचलर डिग्री इन आर्ट। आर्ट में सबसे पहले एक ऐसी महिला हेलन केलर थी जो दिव्यांग होने के बावजूद भी उसने स्नातक की डिग्री हासिल की। सी पब्लिश्ड हर फेमस ऑटोबायोग्राफी। देखो ऑटोबायोग्राफी भी उसने भी अपने जीवन के बारे में पूरी बुक लिखी है और उसको पब्लिश भी किया। उस बुक का नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की कहानी, और 1903 में उसने उसको प्रकाशित भी किया था। बाज वुड रिनाउंड स्पीकर। हेलन केलर बाज ए वर्ड रिनाउंड स्पीकर, यानी मतलब शब्दों को बोलने वाली एक महिला थी, यानी शब्दों से ही उसका ज़्यादा परिचय था। शी को फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन HKI इन 1915। 1915 उसने HKI की और उसके सह संस्थापक ये थी। तो फुल फॉर्म ऑफ द HKI का क्या है? तो HKI का फुल फॉर्म है हेलन केलर इंटरनेशनल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द लेसन। हेलन केलर के अनुसार कुछ क्वेश्चन है, उनके जवाब देने। व्हेन एंड वेयर वाज हेलन केलर बॉर्न? कब और कहाँ हेलन केलर का जन्म हुआ था? हम लिखेंगे हेलन केलर वाज बॉर्न इन ए स्मॉल टाउन अल्बामा इन 1880। 1980 में एक छोटे शहर अल्बामा में पैदा हुई थी। भाई वर हर पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड, उसके माता पिता दुखी क्यों थे? अब उसकी वजह क्या थी? द पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज द बेबी कुड नॉट सी एंड हेयर, क्योंकि वो लड़की सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी। तो सीधी सी बात है, माँ बाप दुखी होंगे। और ये नेक्स्ट पेज पर कुछ साइन है जिसे इमोजी साइन बोलते हैं। तो उनको आपको ये सैड है, हैप्पी है, क्राई है, अफ्रेड है, स्लीपी मतलब सोता हुआ, सरप्राइज मतलब आश्चर्य में पड़ा हुआ, क्राइंग रोता या चिल्लाता, थिंकिंग सोच कर रहा हो मतलब सोच रहा हो किसी चीज़ को, वरीड चिंतित हो, अफ्रेड डरा हुआ हो, एंग्री गुस्सा कर रहा हो, हैप्पी खुश हो, सैड दुखी हो। तो ये इनके नीचे जो खाली जगह है वो हमने आपको भर के बताई है। ये हैप्पी का होता है, ये रोने का क्राइंग कर रहा है, और ये सरप्राइज्ड है। इसी प्रकार से ये अफ्रेड डरा हुआ है, और ये वरीड चिंतित है, और ये सो रहा है। जेड के साइन भी बने ऊपर, तो ये सोने का साइन है। और ये जो रेड एकदम लाल, ये गुस्सा कर रहा है, एंग्री। और ये थिंक सोच रहा है, और ये सैड है। ठीक है, तो ये इसके साइन नीचे कर दोगे सैड हो जाएगा, और इसको इस प्रकार से ऊपर कर दोगे तो हैप्पी हो जाएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं इसमें और है। तो हेलन केलर का कंप्लीट हो गया। अब ये हेलन केलर है, मदर अर्थ है, और एक चैप्टर है आपका वो देवदार के वृक्ष वाला, मैजिशियन एंड फर्ट्री। इन तीनों चैप्टर मिलकर के ये रिवीजन एक्सरसाइज भी है। तो रिवीजन एक्सरसाइज भी आपको हम इसी वीडियो में या इसी क्लास में कराने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चन एंड राइट देयर आंसर। क्वेश्चन को पढ़िएगा और उनके क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर लिखिएगा। तो क्या, व्हाट डज द मदर अर्थ प्रोवाइड अस? मदर अर्थ अर्थात धरती माँ हमें क्या क्या देती है? दुनिया की सब चीज़ें जो भी है धरती माँ से तो हम प्राप्त करते हैं। तो हमने लिखा है मदर अर्थ प्रोवाइड टू अस एवरीथिंग विच वी नीड। जो भी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो सब मदर अर्थ से मिलती है। हु इज़ द ग्रेट प्रोवाइडर ऑफ एवरीथिंग? प्रत्येक चीज़ की देनदाता कौन है? महान प्रोवाइडर में महान दानदाता कौन है? तो वो हम लिखेंगे मदर अर्थ। हाउ डज द मदर अर्थ लिव? मदर अर्थ कैसे रहती है? द मदर अर्थ लिविंग ए ट्यून लाइक ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। एक सुंदर मधुर गीत की तरह हमेशा अपना, जैसे कोई किसी को गीत सुंदर लगता, अच्छा लगता, हमेशा वह उसी को सुनता रहता, तो उसी धुन में पृथ्वी भी रहती है, यानी मधुर धुन में रहती है। हु इज़ द आवर बेस्ट फ्रेंड अकॉर्डिंग टू द पोएम? पोएम के अनुसार हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है? तो हमने लिखा है मदर अर्थ। और यहाँ पर ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स जिसे हम ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं, हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, नाक, कान, आँख और स्किन, जिसे हैंड है, हैंड तो नहीं होती लेकिन स्किन होती है, और जीभ। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जो विभिन्न प्रकार के सेंस हमको बताती हैं। तो इनके नाम लिखने थे, जैसे आँख है तो आई लिखा, ईयर्स कान है, नोज टोंग है, वो जीभ टोंग है, हैंड्स हैं, और ये नोज है। इनके बारे में आपको एक वाक्य प्रयोग भी लिखना है, जैसे आई फॉर सीइंग थिंग्स, चीज़ें देखने के लिए आंखें होती हैं। ईयर फॉर हियरिंग साउंड, आवाज़ सुनने के लिए कान होते हैं। टोंग फॉर टेस्टिंग फूड, भोजन का स्वाद लेने के लिए। हैंड्स फॉर डूइंग वर्क, काम करने के लिए हाथ होते हैं। और नोज़ फॉर स्माइलिंग, और नाक जो होती है वो सूंघने के लिए होती है। और यहाँ पर हम हैंड्स लिख सकते थे या स्किन भी लिख सकते थे, फॉर हॉट एंड
कूल्ड ठंडा गर्म की पहचान करने के लिए, ये भी लिख सकते थे हॉट एंड कूल। ये ठंडा गर्म की पहचान कैसे होगी, वो भी हाथों से ही होती है, यानी स्किन से। और यहाँ पर फर ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द लेसन लिटिल फर ट्री। ये लिटिल फर ट्री जो चैप्टर था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हु ग्रांटेड द 4 विशेस टू द फर ट्री। फर ट्री को 4 विशेस यानी 4 वरदान देने के लिए किसने कहा, तो हमने डायरेक्ट ले दिया मैजिशियन। व्हाट वाज द फर्स्ट विश ऑफ द फर ट्री। उस देवदार के वृक्ष की पहली मतलब इच्छा क्या थी, पहला वरदान उसने क्या मांगा, तो फॉर चेंजिंग लीव्स लाइक अदर फ्रेंड्स, दूसरे दोस्तों की तरह हमारी भी हरी भरी पत्तियां हो जाए, ये मांगा था। व्हाट हैपेंड टू द ग्रीन लीव्स ऑफ द फर ट्री। जब उसकी हरी भरी पत्तियां दूसरे दोस्तों की तरह बड़ी सी हो गई तब हुआ क्या, द गॉड हैड ईटन अप ऑल द ट्री। एक बकरी आई और उसकी सभी पत्तियों को चट कर गई। इसी प्रकार से व्हाई डिड द फर ट्री वांट्स टू हैव गोल्ड लीफ। अब वह सोने की पत्तियां क्यों चाहता था, इसलिए चाहता था कि कोई बकरी या दूसरा जानवर हमारी पत्तियां खा नहीं पाएगा। तो उसने, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं था जब गोल्डन की हो जाएंगी तो कोई चोर चुरा ले जाएगा। तो बिकॉज द गोल्ड लीव्स कैन नॉट ईट बाई एनी एनिमल्स, किसी जानवर के द्वारा उन सोने की पत्तियों को कोई खा नहीं सकता था, इसलिए उसने सोने की मांग ली। लेकिन हुआ क्या, चोर चुरा ले गया। तो अब की बार उसने फिर कहा था या भैया ये हमारी कांच की कर दो। तो ये कांच की क्यों करवाए, क्योंकि कांच चोर चुराएगा नहीं, बकरी खाएगा नहीं। लेकिन उसे ये नहीं मालूम थी हवा तोड़ देगी आगे, तो हवा से टूट गया। फिर बाद में उसने कहा भैया हमारी जैसी पत्तियां थी वैसी ही कर दो, हम उसी में खुश हैं। थी उसकी इस प्रकार से 4 विशेष थी। और भी है थोड़ा इसमें बहुत से एंटोनिम्स हमको यानी विलोम शब्द दिए थे। उसी प्रकार से क्लोज के आगे डिस लगा दोगे, डिसक्लोज हो जाएगा। एग्री डिसएग्री, सहमत असहमति, हॉनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान, एडवांटेज लाभ होता है और डिसएडवांटेज नुकसान या हानि होती है। एपियर मीन्स होता है दिखाई देना, डिसएपियर मीन्स दिखाई ना देना। जैसे रात में तारे एपियर दिखाई देते हैं और दिन में नहीं दिखाई देते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी हमको ये अपोजिट वर्ड ही भरने, जैसे ब्राइट का भर देंगे डल। आई लाइक डल कलर, यहाँ लिखा है स्मॉल तो हमने यहाँ लिख दिया बिग, और सब कुछ वही रहेगा। ड्रॉ ए स्मॉल सर्किल, ड्रॉ ए बिग सर्किल। प्रीति इज़ वेरी सैड, प्रीति बहुत दुखी है। प्रीति इज़ वेरी हैप्पी, प्रीति बहुत खुश है। हर क्लॉथ आर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते हैं। तो हर क्लॉथ आर ऑलवेज क्लीन, उसके कपड़े हमेशा साफ रहते हैं। द टी इज़ वेरी कोल्ड, चाय बहुत ठंडी है। द टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है। तो जो सर्किल वर्ड थे इनके हमने अपोजिट वर्ड यहाँ पर ये लिख रखे हैं सबके, बस इसमें और कुछ नहीं है। और लास्ट पेज की एक्सरसाइज ये है कि यू हैव रीड द पोएम मदर अर्थ। मदर अर्थ नाम की जो कविता हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड कुछ शब्द हैं इसमें हमें लिखने हैं। तो हर बेज आर जेंटल, हर लाइफ इज स्ट्रॉन्ग, ये कविता के लिए हुई लाइन है, उनको पूरा करना है। लिविंग इन टू इन लाइक ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, द अर्थ इज माई मदर एंड माई बेस्ट फ्रेंड टू द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू, द अर्थ इज माई मदर, सी इज गुड टू मी। तो इस प्रकार से पोएम पढ़ करके खाली जगह को हम भर सकते हैं। और यहाँ पर है भाई शुड वी टेक केयर ऑफ द अर्थ, हमें पृथ्वी की देखभाल क्यों करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ द अर्थ बिकॉज द मदर अर्थ प्रोवाइड एवरीथिंग टू अस, क्योंकि उसी से तो हमें सब चीज़ें मिलती हैं। जिस यहाँ से हमें सब चीज़ मिल रही हो, क्या हमें उसकी सुरक्षा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हु इज़ द ग्रेट प्रोवाइडर ऑफ फॉर एवरीथिंग, तो हम लिख देंगे द मदर इज़ द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ की देनदाता कौन है, मदर अर्थ। और लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग हैज़ और हैव। अब आपको बता दें हैज़ का प्रयोग कहाँ होगा, जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और हैव का प्रयोग कहाँ होगा, जहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होगा। अर्थात कर्ता एक वचन होगा तो आप हैज़ लगाइएगा, कर्ता बहुवचन है तो आप हैव लगाइएगा। जैसे ही वो है एक वचन होता तो हमने हैज़ का प्रयोग किया है। रिंकू एंड हिज फ्रेंड्स, यहाँ 2 लोग हो गए तो ये बहुवचन में हो जाता है, यानी प्लूरल, तो हमने हैव का प्रयोग किया है। हेज़ भी एक ही होता है तो हर का हैज़ का प्रयोग किया है। मीरा एंड मुकेश, यहाँ पर 2 लोग हो गए तो ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है, हमने हैव का प्रयोग किया है। और व्हाट हैव यू, अब यहाँ पर यू के अनुसार आपको हैज़ या हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। यू को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो अकॉर्डिंग टू यू आई हैव यूज हैव, तो हमने हैव का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो 15 था हेलन केलर वाला वो हमने कम्प्लीटली, और उससे के बाद उसमें जो रिवीजन एक्सरसाइज थी हेलन केलर मदर अर्थ ऑफ फर ट्री वाली, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने इसमें कराई। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।